पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ईरानी ड्रोन से भीषण हमले कर दिए। दावा किया गया कि वहां रात के वक्त कई घंटों तक रूस की ओर से एक के बाद एक कई आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किए गए, जिसकी वजह से कीव में दहशत फैल गई और वहां रात भर सायरन बजते रहे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस ने कीव पर 2 हफ्ते में यह दूसरी बार ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से हमले किए, जिसमें 3 घंटे के अंदर कीव की ओर 30 ड्रोन छोड़े गए। लेकिन रूस के इन हमलों को लेकर यूक्रेन की सेना पहले ही अलर्ट थी। दावा किया गया कि कीव की सरहद में घुसते ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और 30 में 28 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि खैरसॉन के रिहायशी इलाकों में भी पुतिन की फौज ने भीषण हवाई हमले कर दिए। बताया गया कि रूसी सेना ने कई रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया और तोप से ऐसे भीषण हमले किए कि खैरसॉन के लोग दहशत में आ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन में ही खैरसॉन के अलग अलग हिस्सों में करीब 57 धमाके किए। आरोप है कि रूस के हमले में एक आदमी की मौत हो गई जबकि कुछ इमारतें बर्बाद हो गई। खैरसॉन यूक्रेन का वही इलाका है जिसके ज्यादातर हिस्सों पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन बाद में खैरसॉन धीरे धीरे पुतिन की सेना के हाथ से फिसलता चला गया। लेकिन अब बताया गया कि रूस किसी भी सूरत में खैरसॉन को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है और इसीलिए उसने हमले तेज कर दिए। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन अपनी एयर स्पेस में सुरक्षा की 3 लेयर बनाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर दिए, जिनमें यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दावा किया गया कि इसीलिए यूक्रेन ने रूस के हवाई हमलों से निपटने की तैयारी कर ली। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को 3 अलग अलग लेयर में तैनात करेगी, जिसमें 5 किलोमीटर तक के टारगेट पर हमले के लिए एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा, जबकि लंबी दूरी के टारगेट को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से तबाह किया जाएगा। वहीं रूस के लड़ाकू विमानों से निपटने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की तैनाती की जाएगी। इधर रूस ने दावा कर दिया कि यूक्रेन क्राइमिया पर हाई मार्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की तैयारी कर रहा है। क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था और तब से लेकर अब तक क्राइमिया रूस के पास है। लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु ने दावा कर दिया कि यूक्रेन क्राइमिया पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर जेलेंस्की की फौज लंबी दूरी तक मार करने वाले हाई मार्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले करती है तो इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन जिम्मेदार होंगे। सिर्गेई शोइगु ने यह भी कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो रूस ये मान लेगा कि इस जंग में अमेरिका और ब्रिटेन सीधे तौर पर शामिल हैं और रूस जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इधर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान अपनी कंगाली दूर करने के लिए यूएई को कराची बंदरगाह बेच देगा। खबर है कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और यूएई के बीच बातचीत तेज हो गई ताकि कराची बंदरगाह को जल्द से जल्द यूएई को बेचा जा सके। ये डील कर पाकिस्तान अपनी हालत सुधारने की कोशिश में है और अगर पाकिस्तान को जल्द ही बड़ी रकम नहीं मिली तो वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बदनामी के इस तमगे से बचने के लिए ही पाकिस्तान कराची बंदरगाह बेच देगा, क्योंकि यूएई ने कुछ दिन पहले ही ये शर्त रखी थी कि वो तब तक पाकिस्तान को लोन नहीं देगा जब तक वो अपनी कोई संपत्ति उसके हवाले न कर दे। इसके साथ ही खबर है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका, ब्रिटेन और चीन समेत 12 देशों के सामने गिड़गिड़ाया ताकि वो आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF पर उसे बेल आउट पैकेज दिलवाने का दबाव बना सके। उधर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो इस्लामाबाद की एक अदालत से बहुत तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागते दिखे, क्योंकि कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी और उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शाह महमूद कुरैशी अपने वकीलों और पूर्व वित्त मंत्री असद उमर के साथ भागते दिखे। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा के मामले में इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश हुए थे, जहां उनकी जमानत याचिका रद्द हो गई। इसके बाद दोनों अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट के मेन गेट से न जाकर पीछे वाले रास्ते से निकले और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। इस बीच यूएई की राजधानी अबू धाबी में सड़क किनारे गाड़ी रोककर नमाज पढ़ना अब अपराध माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करते पाए जाने वालों पर अब वहां जुर्माना लगेगा। मतलब अबू धाबी में कहीं भी सड़क किनारे गाड़ी रोककर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लग गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां की पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि लोग सड़क किनारे गाड़ी रोक देते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और ऐसा करने से अबू धाबी में कई जगह जैम लगने की शिकायत पुलिस को मिली थी। वहां की पुलिस का मानना है कि सड़क पर गाड़ी रोककर नमाज पढ़ने से सफर करने वाले दूसरे लोगों को परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी हुआ कि अबू धाबी में सड़क किनारे गाड़ी रोककर नमाज पढ़ना अब जुर्म होगा और ऐसा करने वालों पर 1000 दिरहम यानी भारतीय रुपयों में करीब 22,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उधर रूस ने दावा किया कि उसके कब्जे वाले क्राइमिया में यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से बड़े हमले किए। रूस की तरफ से क्राइमिया में तैनात गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों के दौरान रूस की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और 6 ड्रोन मार गिराए।
रूस के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने उत्तरी क्राइमिया में रात के अंधेरे में ड्रोन हमला किया, लेकिन रूसी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और 6 को ढेर कर दिया। क्राइमिया पर पुतिन 2014 से ही कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन जेलेंस्की ने मानो कसम खाई हो कि वो पुतिन के पंजे से क्राइमिया को छीन कर रहेंगे। बीते 17 महीनों से जारी जंग के दौरान जेलेंस्की की सेना ने कई बार क्राइमिया पर हमले किए, लेकिन पुतिन की सेना ने उन्हें नाकाम कर दिया। इस बीच अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देश यूक्रेन को घटिया हथियार भेज रहे हैं। दावा किया गया कि इसी वजह से यूक्रेन की सेना अपने करीब 30% हथियारों की मरम्मत में जुटी है, जबकि उसके सैनिक हथियारों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए यूक्रेन की सेना के कई बड़े अधिकारी भी पश्चिमी देशों से नाराज हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई अधिकारियों ने तो पश्चिमी देशों पर वादा खिलाफी के भी आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि कई देशों ने महीनों पहले हुए समझौतों के बाद भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं की, जिसकी वजह से यूक्रेन कई मोर्चों पर रूस से पिछड़ता नजर आ रहा है। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने आरोप लगाया कि अमेरिका 2024 में होने वाले रूस के राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने की साजिश में जुटा है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका पर रूस का माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के मुताबिक अमेरिका किसी भी कीमत पर पुतिन को रोकना चाहता है और वो ये नहीं चाहता कि पुतिन 2024 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव जीतकर फिर से रूस की बागडोर संभालें। सर्गेई लैवरोव ने आरोप लगाया कि पुतिन को हराने के लिए अमेरिका अभी से राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने की साजिश रच रहा है। उनके मुताबिक इस काम के लिए अमेरिका रूस में प्रोपेगेंडा चलाकर वहां का माहौल बिगाड़ने में जुटा है। उन्होंने इन आरोपों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के पिछले साल दिए गए उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें बाइडेन ने सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान किया था कि यूक्रेन युद्ध की वजह से पुतिन सत्ता में नहीं रह सकते। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस की खतरनाक मिसाइलों के 81% पुर्जे अमेरिका समेत कई दूसरे देशों में बनते हैं। यह भी जानकारी दी गई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन पुर्जों को बनाने वाले देशों से रूस को सप्लाई बंद करने की मांग की, ताकि उन अहम पुर्जों की कमी से रूस घातक मिसाइलें बना ही न सके। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि रूसी सेना युद्ध में जो खतरनाक मिसाइलें बरसा रही है, उनके 81% पुर्जे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और जापान में बनते हैं। दावा है कि अगर ये देश रूस को पुर्जे देना बंद कर दें तो उसकी कलिब्र, इस्कंदर, किंजल और KH-101 जैसी मिसाइलें बेकार हो जाएंगी। इसी वजह से जेलेंस्की ने अमेरिका समेत दूसरे देशों से यह अपील की कि वो रूस को पुर्जों की सप्लाई रोक दे। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस हर महीने 67 मिसाइलें बनाता है, जिनमें सबसे ज्यादा KH-101 क्रूज मिसाइलें होती हैं। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में BSP के पूर्व MLC हाजी इकबाल की 300 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। उन पर यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक दिन में सहारनपुर में मौजूद उनकी 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली। इसके अलावा लखनऊ और नोएडा में भी उनकी करीब 200 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ये 63 संपत्तियां जनपद सहारनपुर, नोएडा और लखनऊ में स्थित हैं और इनका कुल बाजार मूल्य 500 करोड़ से अधिक है। हाजी इकबाल पर यूपी में अवैध खनन का आरोप है, जिसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए सरकार ने 1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया हुआ है। जानकारी के मुताबिक हाजी इकबाल की इन अवैध इमारतों को जल्द ही बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिलाया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी प्रशासन ने गैंगस्टर राकेश यादव के अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। गोरखपुर की जेल में बंद राकेश यादव जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल माना जाता है। आरोप है कि उसने शहर के एक इलाके में अवैध तरीके से मकान बना रखा था, जिसे गोरखपुर विकास प्राधिकरण की एक टीम ने पुलिस की मौजूदगी में जमींदोज कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया, उसमें खुदाई करने वाली 2 बड़ी मशीनें गैंगस्टर राकेश यादव के मकान को तोड़ती नजर आईं। पहले उस मकान के अगले हिस्से को गिराया गया और फिर धीरे धीरे पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर राकेश यादव पर गोरखपुर समेत कई दूसरे जिलों में हत्या और वसूली के आरोप हैं और गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत 52 मुकदमे दर्ज हैं। उधर गुजरात के अहमदाबाद में तीसरी मंजिल पर बने एक घर की बालकनी टूट गई, जिसकी वजह से 22 लोग जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क से गुजर रही रथ यात्रा देखने के लिए बालकनी में लोगों की भीड़ जमा हुई। इस भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए, जो सड़क से निकल रही रथ यात्रा देख रहे थे कि तभी अचानक घर की बालकनी भरभरा कर टूट गई, जिसकी वजह से बालकनी में खड़े लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और सभी मलबे के साथ तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए। नीचे खड़े लोगों के ऊपर भी इमारत का मलबा गिरा, जिससे लोगों को गंभीर चोटें आई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें कई की हालत बेहद गंभीर बताई गई।